आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं, बजट 2025। 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 8वें बार बजट पेश किया और एक रिकॉर्ड कायम किया। इस बजट में हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कई बड़े इंतजाम किए हैं और मुख्तलिफ शोबों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं। किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स तक के लिए बजट में कई बड़े और अहम ऐलान किए गए हैं और साथ ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो है वो है बजट में इनकम टैक्स यानी आमदनी पर टैक्स से राहत। 1 अप्रैल 2025 से सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से छूट मिलेगी। ये फैसला दरमियानी तबके और नौकरी पेशा अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और आज के इस प्रोग्राम में हम इन बड़े ऐलानात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों पर बजट के असरात और पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। खासतौर पर हम जानेंगे कि छोटे कारोबारियों के लिए कौन सी नई सहूलियात और टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं और उनका कारोबारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम शेयर मार्केट में सरमायाकारी करने वाले अफराद के लिए बजट में क्या तजवीज़ रही, क्या खास रहा, इस पर भी बात करेंगे और किस तरह से ये मार्केट की तरक्की में मददगार साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो आइए चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ इस पर जानकारी देने के लिए पैसा बोलता है में खास बजट स्पेशल किस्त पर के लिए 2 माहिरीन भी शामिल हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं, फिर चर्चा का आगाज करेंगे। हमारे साथ विमल जैन मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अपने बजट स्पेशल प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर रवि से करना चाहूंगी। सर, मैं चाहूंगी आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में टॉपिक है 12 लाख पर छूट, इनकम टैक्स 12 लाख पर जो छूट का जो ऐलान है उसको समझाइए, क्योंकि काफी कुछ शुबह शबात हैं लोगों के दिमाग में। लोगों को ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये है क्या और किस तरह से कहां उनको 12 लाख की सैलरी पे जो है वो फायदा हो सकता है। सर, थोड़ा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो बजट को एक समरी को यहाँ पर आइडेंटिफाई डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आम आदमियों तक ये बात पहुँच सके कि बजट में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं सबसे बड़ा पहला ये कहूँगा, जो आपने बात कही 12 लाख वाली, ये कहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे कि मुझे लगता है कि भारत की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि आज तक कभी भी टैक्स में इतनी बड़ी राहत की जो ऐलान है वो कभी भी नहीं किया गया। पीछे हिस्ट्री में देखा जाए, जो उम्मीद एक आम आदमी लगाकर बैठा रहता था पिछले हर साल दर साल कि उसको कुछ यहाँ पर छूट मिलेगी, वो अगर आपकी जो इच्छा है, जो आपकी आकांक्षा है वो पूरी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है वो एक आम नागरिक को टैक्स के माध्यम से मिला है। दूसरी तरफ सिर्फ टैक्स ही नहीं, अगर आप इसको आप आगे आगे और बढ़िए तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो बजट है और जो बजट पेश हुआ है, ये आम आदमी, चाहे वो नारी शक्ति की बात की जाए, गृहिणी की बात की जाए, या फिर किसानों की बात की जाए, आम नागरिक की बात की जाए, जॉब जो लोग कर रहे हैं उनकी बात की जाए, या हम और आप जो लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस बार वित्त मंत्री ने आपके हाथ में पैसे दिए हैं। जिसका सबसे बड़ा एक तरीके से जब कोई पिक्चर रिलीज़ होती है तो आपको हमेशा ट्रेलर दिखाई देता है, और ट्रेलर की बात करें तो जो ट्रेलर है वो यही है कि 12 लाख पे जो इनकम टैक्स छूट मिली है, ये इन्फ्लेशन को देखते हुए एक बड़ा कदम है। इस समय सरकार का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप साल के 12 लाख रुपए, महीने के 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपकी अगर आती है, तो 1 लाख तक की भी इनकम है, तो आपको टैक्स से राहत मिली, यानी ज़ीरो टैक्स पे जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है किसी और देशों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर भी ऐसी सुविधा अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक आम नागरिक के लिए एक बड़ा कदम है और इसकी वजह से हर आदमी की पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा इस बार वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से पहुँचाया है। बिल्कुल, बजट के सारे पहलुओं पर हम बारीकी से बात करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे अहम मुद्दा है और जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है 12 लाख वाली इनकम वाले लोगों को बड़ी राहत। सर, मैं चाहूंगी थोड़ा आप समझाएं कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे बात एक टैक्स रिबेट की भी आ रही है कि अगर आपकी 12 लाख सालाना इनकम से कम भी है तब भी आपको टैक्स रिबेट इनकम टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो वो जो फायदा है, वो जो छूट है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा तफसील से उसको समझाएं।
हाँ देखिए फरीना, आज जो 12 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है कि 12 लाख रुपए पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं सभी को समझाना चाहूँगा। देखिए ये 12 लाख रुपए पे इनकम टैक्स कब नहीं लगेगा और किस केस में एप्लीकेबल होगा। अगर आप सैलरीड क्लास है, सैलरी से आपकी इनकम आ रही है, तो ये 12,75,000 रुपये होगा। तो यानी मैंने 75,000 रुपये आपके लिए और जोड़ दिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो नई इनकम टैक्स रजीम में आपको मिलता है, यानी 12,75,000 रुपये तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। ये मैं नए रजीम की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको मालूम होगा अभी हम दो रजीम के अंदर हैं। एक ओल्ड रजीम कहलाता है जहाँ पे 5 लाख तक का एक लिमिट है। एक नया रजीम था जो पिछले साल तक 7 लाख रुपए था, जिसको 12 लाख कर दिया गया। एक साथ 5 लाख रुपए का जंप। और अगर आप सैलरीड क्लास है तो 12,75,000 रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 7 लाख के ऊपर जो 12 लाख किया गया है, इसमें जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा वो बाय वे ऑफ रिवेट नहीं लगेगा। सेक्शन 87A होता है, एक रिवेट का कैलकुलेशन किया जाता है और रिवेट का अमाउंट उतना ही आता है जिससे आपको बेनिफिट जो 12 लाख की मिलनी है वो पूरी 12 लाख की बेनिफिट आपको मिल जाए। फरीना का ये कहना था कि अगर 12 लाख रुपए तक आपकी टोटल इनकम है तो क्या मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा। और आपको वो रिवेट जो चाहिए सेक्शन 87A के अंदर वो तब आपको मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सैलरीड क्लास है 12,75,000 रुपये कोई भी इनकम टैक्स नहीं, और अगर नॉन सैलरीड क्लास है अदर देन स्पेशल रेट और कैपिटल गेन 12 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं। लेकिन एक चीज अब आपको ध्यान रखनी है, अगर 12 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो फिर क्या होगा? तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर 12 लाख रुपए से ऊपर हो गया फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा और वो स्लैब बेसिस पे लगेगा। तो वित्त मंत्री जी ने स्लैब क्या बताया? 4 लाख रुपए तक नील रेट, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से फिर दिन 4 जोड़ दीजिए 16 आपके 15%, 16 से 20 जोड़ दीजिए 20%, 20 से 24 25% एंड 24 से ऊपर 30%। इस तरीके के स्लैब बेसिस पे आपकी सारी इनकम को आंका जाएगा और उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर 12,75,000 सैलरीड क्लास है, इससे ऊपर आपकी इनकम नहीं जा रही तो बिंदास आप खुशी मनाइए। और ये पहला मौका है, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने इतने सारे बजट देखे हैं, ये ऐतिहासिक मूवमेंट है। 5 लाख रुपए तक का एक जो बढ़ावा दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है और नो इनकम टैक्स, हम सब के लिए राहत की बात है। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक बजट है, एक तारीखी बजट है और हम सब के लिए एक राहत की बात है। डॉक्टर रवि, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को समझाइए कि ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो जो ओल्ड टैक्स रजीम को फॉलो कर रहे हैं वो क्या करें और जो न्यू टैक्स रजीम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं वो क्या करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये इंडिकेट किया है कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम की बात नहीं की गई है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा सौतेला बच्चा हो गया है। यानी कि अब आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन कर दूँ कि अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझे, जैसा अभी जैन साहब ने बताया, तो आप ये पाएंगे कि 12 लाख तक जो पहले इनकम होती थी उस पर लगभग आप 70 75 72 हज़ार रुपये के आसपास का आपका टैक्स बैठता था। यानी कि अब वो 70 72 हज़ार रुपये आपके पूरे के पूरे बच रहे, क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये टैक्स नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हर सेगमेंट, जैसे अभी सर ने बताया कि 4 लाख रुपए की इनकम के हिसाब से ऐड करते चलिए, तो आप ये मान के चलिए कि जो 25 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है और उस इनकम वाले तक को 1,15,000 रुपए इस टैक्स की जो छूट मिली है उससे उसका फायदा एवरेज ऑन लगभग बैठेगा। तो मतलब कहने का ये है कि 12 लाख से 25 लाख के बीच में कोई भी जो इनकम कर रहे थे, जो अभी तक जो टैक्स भर रहे थे, उसमें 30-35 हज़ार रुपए से लेकर के आप 1.25 लाख रुपए तक आपकी बचत हो रही है। पहला, अब इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही कि ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाएं या न्यू टैक्स रिजीम पे जाएं,
मुझे ऐसा लगता है कि शायद विमल जी भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिस तरीके से आपकी इनकम हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इनकम 12 लाख के इसमें आता है तो आप न्यू टैक्स रेजिम पे जाइए। हाँ, लेकिन एक यहाँ पर मैं अपडेट जरूर बता दूं जो मैंने पढ़ा और समझा कि आपने अगर एक बार न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट कर ली तो आप स्विच नहीं कर सकते हैं अपनी पुरानी टैक्स रेजिम पे। जहां तक विमल जी इस बारे में ज्यादा क्लैरिफिकेशन दे पाए। बिल्कुल विमल जी, मैं इसी पर आने वाली थी कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या जो न्यू टैक्स रेजिम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, अगर जो ओल्ड टैक्स रेजिम वाले हैं वो तो स्विच करके न्यू टैक्स रेजिम पर आ सकते हैं, लेकिन क्या जो ओल्ड टैक्स रेजिम जो न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं क्या उनको ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम पे रहना चाहिए? और अगर स्विच करना है तो कहां कर सकते हैं और कौन लोग स्विच नहीं कर सकते, जरा तफसील से बताइए। देखिए, सबसे पहले सैलरीड क्लास को देखना है फरीना। ओल्ड टैक्स रेजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और उसको अभी इन्हें ये भी नहीं कहा कि हम हटा रहे हैं, यानी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजीम रहेगी। ओल्ड टैक्स रेजीम कौन से लोग यूज करते हैं? जो 80C का डिडक्शन लेना चाहते हैं, जो 80D का मेडिक्लेम लेना चाहते हैं। लेकिन अगर फरीना आप मैथमेटिक्स लेके बैठ जाएं, अगर 12 लाख रुपए की इनकम मान लें और ओल्ड रेजीम वर्सेस नई रेजीम में अगर कंपैरिजन करें तो आपको फायदा नए रेजीम में दिखेगा, यानी आपकी बचत नए रेजीम में हो रही है। और वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में, और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी आज ये अनाउंस भी किया था कि आने वाले टाइम में जो इतना बड़ा बदलाव नए टैक्स रेजीम में किया गया है उसका पर्पज ही है कि लोग नए रेजीम में आए। अच्छा, ओल्ड रेजीम क्यों नहीं चाह रहे? आपने देखा होगा और हमने कई बार देखा है कि लोग अपने डिडक्शन और जो बेनिफिट लेते थे उसमें डमी लगा देते थे। अरे रेंट दे रहे हैं वाइफ के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, HRA की स्लिप लगा दी, इस तरीके से मेडिक्लेम की स्लिप। तो उन्होंने कहा आप इस तरह के डॉक्यूमेंट लगा के जो डिडक्शन और बेनिफिट लेते हैं उसको लेने की क्या जरूरत है? मत कीजिए। मैं आपको नए टैक्स रेजीम में बिना किसी कोई डॉक्यूमेंटेशन के आप नए टैक्स रेजीम में आइए और ये सारी बेनिफिट और ऊपर से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। अब आपने एक और क्वेश्चन फरीना मुझसे पूछा, क्या सैलरीड क्लास ओल्ड से नए में, नए से ओल्ड में जा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सैलरीड क्लास के लिए हर साल ये ऑप्शन होगा कि वो अपना कंपैरिजन कर लें कि ओल्ड में फायदा है या नए में फायदा है। वो स्विच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ओल्ड में अब कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो रवि जी कह रहे थे एक बेनिफिट, जैसे पिछले साल तक फरीना जैसे 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता था, इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपके लिए 12 लाख की लिमिट होगी। वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रेजेंट हो रहा था उन्हें एक 3 फिगर कहते, मैं आपको बताता हूं। अगर नए रेजीम में भी आप देखें, पुराने साल से इस साल में 7 लाख से 12 लाख का कंपैरिजन, उन्हें 12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, 80,000 रुपए की सेविंग आपको मिलेगी। 18 लाख रुपए की अगर इनकम है तो 70,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 25 लाख की आपकी इनकम है तो 1,10,000 रुपए का आपको इनकम टैक्स से राहत मिलेगी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ओल्ड रेजीम है वो पुरानी रेजीम है, जाने वाली है। और विश्वास मानिए 90% प्लस लोगों ने जो ओल्ड रेजीम में थे वो स्विच कर रहे हैं नए रेजीम में। तो फरीना का ये कहना कि आप ओल्ड में रहें या नए में रहें, हम तो ये चाहते हैं मेरे घर में अगर 2 पैसा बचता है और वो नए रेजीम में बचता है और बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए बचता है तो नए रेजीम हम सबके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि ये तारीखी बजट माना जा रहा है, आम आदमी का बजट माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये गरीब, नौजवान, किसान और नारी यानी खवातीन का बजट है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी, थोड़ा इनकम टैक्स रिटर्न और इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ के नारी, किसान, नौजवान पर भी बात कर लेते हैं। सर, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप ये बताइए कि बजट में एक तजवीज़ ये भी पेश की गई है कि जो रेंट है, रेंट से 6 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। डॉक्टर रवि, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप समझाएं कि क्या कुछ है ये। देखिए, जनरली जैसे HRA क्या होता है कि हर सिटी के हिसाब से अलग होता है और उसका टैक्स में बेनिफिट जो क्लेम करते हैं वो अलग अलग मिलता है आपकी बेसिक जो सैलरी होती है उसके हिसाब से। और जनरली जो अब तक जो HRA के जो बेनिफिट थे वो कम होते थे। अब इन्फ्लेशन को देखते हुए टैक्स जो
पेमेंट थी वो ज़्यादा जाती थी और इसी को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यानी कि इसको इंक्रीज करने का सीधा सीधा फायदा आपको एक तरीके से जो आप पैसा पे कर रहे थे और उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा था वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर विमल जैन, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप समझाएं कि किस तरह से जो किराए पर जो लोग किराए की जिनकी आमदनी है जो किराए से आती है वो किस तरह से इससे फायदे में हैं। देखिए, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, और वो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है, अगर उससे ऊपर हो गया तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए पिछले साल तक 2,40,000 रुपए की एक एनुअल लिमिट थी, अगर इससे नीचे है तो कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं होता था, लेकिन 2,40,000 रुपए से ऊपर है तो टीडीएस का डिडक्शन होता था। अब इस लिमिट को इनने बढ़ा के, आपने तो फरीना 6 लाख कह दिया, लेकिन इसमें कैच है, वित्त मंत्री जी ने भी 6 लाख कहा, लेकिन आप जब फाइन प्रिंट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा है 50,000 रुपए पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। 50,000 रुपए को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख तो बनेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है वो 6 लाख एनुअल बना, लेकिन मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए रेंटल वाला लिया तो 3 महीने के में तो 1.5 लाख ही बना, 6 लाख तो क्रॉस किया नहीं, तो वो 50,000 से कैलकुलेट होगा और पार्ट ऑफ द मंथ से कैलकुलेट होगा। तो आपको इस कैच को ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स एनुअली अगर आप कंपैरिजन करेंगे फरीना, 2,40,000 से लिमिट कर दी गई 6 लाख, यानी 6 लाख तक कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये तो थी कि जो रेंट से जो है वो किस तरह की छूट दी गई है। सीनियर सिटीजन्स को जो छूट दी गई है वो भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है टीडीएस में। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर रवि थोड़ा सा आप समझाएं कि किस तरह से और कैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से इससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे के डेटा से अगर कंपैरिजन करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीनियर सिटीजन पे एक एवरेज ऑन कॉस्ट अगर आज देखा जाए तो मेडिकल खर्च एक्सपेंस जो है वो करीब 3 से 5,000 के बीच बैठते हैं, और दूसरी तरफ है कि उनकी इनकम सोर्स यहाँ पर लिमिटेड होती है। सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए इस बार टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए 50,000 का जो टैक्स बेनिफिट है, एक तरीके से वो कहा जाए कि जो उनकी इनकम होगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। ये बेनिफिट उनको इसलिए दिया गया जिससे कि जो उनके खर्चे हैं या जो उनके पास पैसे की सेविंग है वो थोड़ी यहाँ से इंक्रीज हो सके। लेकिन बहुत सिंपल है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको 50,000 का सीधा सीधा फायदा इस बार टैक्स पे मिल रहा है। बिल्कुल। विमल जी, मैं चाहूंगी थोड़ी सी रोशनी आप इस पर डालें और थोड़ा सा हिसाब किताब हमारे बुजुर्गों को समझाएं। हमारे बुजुर्ग नहीं, हमारे वो हैं जिनसे हमने सब कुछ सीखा है। क्या होता है फरीना, देखिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो एक मुफ्त फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट से उनके पास इंटरेस्ट आता है। अब इंटरेस्ट आता है, वही उनके इनकम का आगे का उनका स्रोत है, उसी इनकम से वो आगे अपनी जीवचर्या चलाते हैं। अगर उस पर टैक्स डिडक्ट हो जाए, ऑफ कोर्स उसका रिफंड उनको मिल जाएगा, बट वो आईटीआर भरिए फिर रिफंड लीजिए, आपको इस प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो वित्त मंत्री जी ने उनकी प्रॉब्लम को समझा, उनने देखा कि अगर सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम इंटरेस्ट से ही आ रही है तो टीडीएस का प्रोविजन क्यों 50,000 पे रखा जाए, उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया जाए। तो 50,000 को 1 लाख कर दिया इंटरेस्ट। अगर 1 लाख तक है तो कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा, यानी आपका कोई टैक्स का पैसा नहीं कटेगा। आपको आईटीआर की चिंता ही नहीं है, आपको रिफंड लेने की चिंता नहीं है। तो अल्टीमेटली सीनियर सिटीजन को यह फायदा दिया कि आपके लिए थ्रेशोल्ड अगर 1 लाख है, बैंक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। और रिफंड की बात आप मांगी, जब कटा नहीं तो रिफंड किस चीज का, तो ये बेनिफिट डायरेक्टली आप के अकाउंट में वित्त मंत्री जी ने दे दी है। बिल्कुल। तो अब बात एनएसएस विड्रॉल की कर लेते हैं। डॉक्टर रवि, थोड़ा सा समझाइए कि एनएसएस विड्रॉल पे जिस तरह का जो टैक्स रिबेट और जिस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं और किस तरह से वो हमको फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कभी भी हम मार्केट की तरफ अगर देखते हैं या फिर विड्रॉल की तरफ देखते हैं या फिर आप ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं से सबको एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वित्त मंत्री ने इस बार का बजट पेश किया है वो थोड़ा सा एक बाइफिकेशन अगर आप उसको समझें तो आप देखेंगे कि हर सेगमेंट को यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट करने की कोशिश की गई है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एनएसएस को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विमल जी, थोड़ा सा ये बताइए कि क्योंकि जो एनएसएस विड्रॉल है उसको टैक्स फ्री करने की भी बात हुई है, तो क्या कुछ है, इसको थोड़ा सा समझाइए, और किस तरह से जो लोगों की जो सेविंग हैबिट्स हैं, जो इस तरह की जो सेविंग्स करते हैं, उनकी उस पे कैसे, जिंदगी पे कैसे असर डाल सकता है? ये कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ फरीना। नेशनल सेविंग स्कीम में जो पैसा होता है और जिसका हम विड्रॉल करते हैं, तो अगर आप पिछले सालों में देखेंगे एक तरह का डिबेट चालू हो गया था कि विड्रॉल जो आप करेंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। तो उनने इस बार वित्त मंत्री जी ने आपको एक कट ऑफ दे दिया, और डेट ध्यान रखिएगा, सभी दर्शकों को बता रहा हूं, 29 अगस्त 2024 के बाद अगर आप कोई भी विड्रॉल एनएसएस से कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बट लिमिट का ध्यान रखिएगा, जो लिमिट आपकी एटीसी की है, यानी उस लिमिट के अंदर है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उनने इसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा रिलैक्स कर दिया। जो पिछले सालों में कंफ्यूजिंग था और डिबेट होती थी इस पे इनकम टैक्स लग जाएगा, उसकी क्लैरिटी दे दी कि इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और ये एनएसएस करता कौन है? वो जो आम साधारण बंदा है जो अपनी सेविंग करता है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, विड्रॉ भी तब करता है जब उसे जरूरत है। तो वो नहीं चाहता ना कि मैं छोटा सा अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, आप उस पर इनकम टैक्स भी लगा दो। तो कम से कम ये भी राहत मिल गई ना। पर डेट ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 2024 के बाद अगर विड्रॉ कर रहे हैं आप तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ एटीसी। बिल्कुल, डेट का ख्याल रखिएगा और लिमिट का भी ख्याल रखिएगा। 29 अगस्त 2024 डेट है, और लिमिट क्या है वो भी ध्यान रखिएगा कि जब आप एनएसएस के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कितना निकाल रहे हैं, क्योंकि वो आपको टैक्स से बचा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर रवि, देखा जाए और कहा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार बजट में बिहार में बाहर है, तो क्या कुछ है बिहार के लिए, क्या कुछ है बिहार के किसानों के लिए? थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, इस बार तो बिहार के लिए ये कहा जाए कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि साफ साफ अब पूरे देश और को पता चल रहा है कि हाँ, बिहार के लिए इस बार सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट करी है, और ख़ास तौर से कृषि से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक, यानी कि उनकी जो जिस हिसाब से ग्रो कर सकता है उसके ऊपर ध्यान रखा गया। बहुत सिंपल सी एक योजना आपने देखी होगी जिसमें कि मखाना योजना की बात की गई है। हालांकि ये योजना पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं रही है, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने इस बार इंडिकेट किया है फंड एलोकेशन करके कि अब इस बार सरकार बजट पे स्पेशल किसान भाई बहनों को ले करके एक इस तरीके की योजना को लॉन्च किया, जिससे कि बिहार को लेकर के जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिले। दूसरा जो बिहार को सबसे बड़ा सौगात मिला वो मिला है एयरपोर्ट को, क्योंकि बिहार का एयरपोर्ट अभी अप टू डेट ऐसा नहीं है जो कि एक इंटरनेशनल पैरामीटर पर खरा उतरता हो। और सरकार ने जिस हिसाब से कोशिश करी है कि अब 120 एयरपोर्ट्स को वो मॉडर्नाइज और डिजिटलाइज करके कनेक्ट करेंगे, उसमें बिहार नंबर 1 पर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका सबसे बड़ा फोकस जो है वो बिहार को काफ़ी आगे लेकर जाएगा। चूँकि किसानों की जब बात की जाती है तो बहुत सी फसलों को की पैदावार होती है, सही रेट नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत होती है। सरकार ने इसीलिए इस बार खास तौर से बिहार को ये अनाउंसमेंट करके या बिहार के लिए ये एलोकेशन करके ये साफ साफ ये दर्शाया है कि वहाँ पर जो किसान भाई बहन हैं उनको भी इस बजट का सीधा सीधा फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिहार ही नहीं पूरे मुल्क के किसानों के लिए काफी कुछ ऐलान किए गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। विमल जी, थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या कुछ फायदा हो सकता है और कितना विड्रॉल एक बार में वो कर सकते हैं? देखिए फरीना, इंपॉर्टेंट है, पहले मैं कुछ बैकग्राउंड दे दूं आपको, क्योंकि आपने सीधे एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन कर दिया है। इस बार के बजट में 4 इंजन आइडेंटिफाई किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट, फॉर विकसित भारत। हम सब 2047 तक अपने भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। 4 इंजन जो बनाए गए हैं फॉर डेवलपमेंट, वो क्या है मालूम है? पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा है एक्सपोर्ट। तो पहला पिलर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में फरीना ने तो ये कहा 3 लाख से 5 लाख जो किसान क्रेडिट कार्ड से जरिए मिलेगा, पर आपको समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर में जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट है, जैसे हमने मखाना बोर्ड की बात की,
रवि भाई ने इस बात को कहा भी कि मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप किया जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, फरीना मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, बट चूंकि आपने एग्रीकल्चर पकड़ा है तो मैं ओवरऑल चीजें लोगों को बताऊं। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट का सेटअप होने वाले हैं। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट को हम एग्रीकल्चर के रूप में डेवलप करेंगे वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे सीड होगी, वहाँ पे इनोवेशन होगा, वहाँ पे रिसर्च होगा, वहाँ पे टेस्टिंग होगी, और वो सारी चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव किसान को, फार्मर को, और फार्मर के लिए अब क्या कह दिया गया कि जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं वो डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर करेंगे, यानी बीच में जितने भी इंटरमीडियरी हैं उनको हटा दिया जाएगा। उनकी वजह से प्राइस पे जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर आता था वो नहीं रहेगा, वो फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे। तो एमएसपी की जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे थे और जो फार्मर को बेनिफिट देने की बात आप सोच रहे थे वो डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट में पहुंचेगी। जब आपने 3 लाख से 5 लाख की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड का पर्पज ये होता है फरीना कि अगर किसान को किसी भी आड़े गहरे वक्त में किसी फंडिंग की जरूरत हो तो उसे यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, वो जाए अपना पैसा विड्रॉ करे और जो उसका फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर एरिया है उसको फोकस करे। एक और मिशन डेवलप हुआ है हमारे पल्सेस के लिए, एक स्पेसिफिकली पल्सेस हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं जबकि हम एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री हैं। तुअर हो गया, उड़द हो गया, मैसूर की दाल हो गई, इन्हें एक मिशन डेवलप कर दिया है। आने वाले 6 सालों के अंदर हम इसका एक्सपोर्ट डोमेस्टिक भी करेंगे और एक्सपोर्ट हब भी बनाएंगे। तो एग्रीकल्चर को अगर आप देखा जाए ना ओवरऑल ब्रॉड बेस जो पहला इंजन है फॉर डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत, तो आपने किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था पर मैंने समझा कि मैं आपको सारी चीजों से अवगत कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और काफ़ी कुछ लाया भी गया है। और क्योंकि जब दालों की बात आती है, क्योंकि सर ने दाल की बात की, तो हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो दाल का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और जबकि दाल की जो पैदावार है वो कम है, तो और इंपोर्ट की जाती है। तो इसलिए उस पर भी खासा ध्यान दिया गया है कि दालों की जो पैदावार है वो हिंदुस्तान में की जा सके। मैं चाहूँगी डॉक्टर रवि आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें, एग्रीकल्चर में और क्या कुछ खास है? देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर में सरकार, मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, 3 वर्ड सिर्फ बोले थे और मुझे लगता है वो 3 वर्ड पूरे सेगमेंट के लिए काम आते हैं, जिस पे उन्होंने कहा था इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट। और अगर आप सब चीज़ें देखें तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपने एग्रीकल्चर की सिर्फ एक पर्टिकुलर बात करें तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि आपने बिहार की बात करी, मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हूँ और असम की बात करता हूँ। सरकार ने 2 प्लांट की बात की है, यूरिया प्लांट की, और इस समय जो रिक्वायरमेंट यूरिया की है या फिर जो ये प्लांट डेवलप होंगे उससे जो ग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर जो ग्रोथ यहाँ पर होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। मुझे याद आता है, मैं अगर पीछे थोड़ा सा जाता हूँ 2015, 2016, 2018 में, तो हम बात करते थे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ किस तरीके से होगी। उस टाइम पे दाल हमारे यहाँ पे अगर बाहर से नहीं आती थी तो दाल के भाव सोने के भाव के बराबर हो जाते थे। आज आप देखिए तो पिछले 3 से 5 सालों से दाल के भाव वहीं खड़े हुए हैं, उनमें कोई उतार या चढ़ाव तक देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आपको एवरेज ऑन देखें तो 7.5 मिलियन टन के आसपास लगभग तूर दाल से लेकर मसूर की दाल या फिर चने की दाल, ये सारी चीज़ों की पूरी ओवरऑल जो सप्लाई थी, जो बाहर से इंपोर्ट लगभग हम करते थे 2.5 मिलियन के आसपास, वो धीरे धीरे घट रहा है। इनफैक्ट बाहर के देशों में अब हमारी इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि डिमांड हमारे यहाँ से की जा रही है। तो जो सरकार के जो आज स्टेप उठाए जा रहे हैं, जैसे आपने वेयर हाउसिंग को लेकर देखा, यूरिया को लेकर के देखा, खाद को लेकर के आपने अनाउंसमेंट देखी, सरकार ने हर जो डिस्ट्रिक्ट जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है आने वाले 1-2 सालों में इतना बड़ा होगा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें कहीं से बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ पे सेल्फ पैदावार इतनी बढ़ेगी कि जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए सरकार ने एक एमएसएमई सेक्टर की बात की थी और एमएसएमई सेक्टर को बड़ा एलोकेशन दिया, 10 करोड़ तक के लोन की बात की है। आपको बताऊँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप जोड़ते हैं तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा के रोजगार एमएसएमई सेक्टर से जनरेट होते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? और एमएसएमई सेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें आप अगर ऐड ऑन करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर के भी किसान भाई बहन भी मिलेंगे और उनकी भी ग्रोथ स्ट्रक्चर वहां पर होगी। तो जो जिस हिसाब से अभी जो सरकार का एलोकेशन है उसको अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंटली और इन्फ्लेशन से कहीं ऊपर हमारी पैदावार बढ़ रही है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि बजट का एलोकेशन, और इस बार के बजट के एलोकेशन पे इस बात का खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, एमएसएमई को 10 करोड़ की जो लोन गारंटी है वो काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि पहले 5 करोड़ थी और इस बार इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। विमल जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें कि क्या कुछ है ये और किस तरह से जो लोन कवर गारंटी है वो किस तरह से मिलेगी। फरीना, एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का, हमारे जीडीपी का बैकबोन है। तो आपने एक 5 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट की बात कही है, लेकिन आपको अब ये समझना पड़ेगा एमएसएमई की डेफिनेशन हम किसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम माने, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अगर मान लीजिए आप माइक्रो हैं और टर्नओवर जो हमारी पहले होती थी उसको उन्हें 2 टाइम से बढ़ा दिया, 2 टाइम से, यानी 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इसको इन्हें 2 टाइम से बढ़ा दिया। और इन्वेस्टमेंट को भी इन्हें 2.5 टाइम से बढ़ा दिया, जहां लिमिट होती थी आपकी 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। यानी जो पहले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में नहीं आते थे उनका भी इंक्लूजन हो गया। अब इंक्लूजन होने से फायदा क्या होगा? जो फरीना आपको 10 करोड़ का लोन देना चाह रही हैं, क्यों देना चाह रही हैं? फरीना इसलिए देना चाह रही हैं, फरीना हमारे लिए अभी वित्त मंत्री का काम कर रही हैं। तो उन्होंने ये लोन किस लिए दिया कि जब एमएसएमई को ये फंडिंग मिलेगी तो वो अपना मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, दोनों के लिए काम करेगा। ये टैगलाइन अब पिक की गई है कि नॉट ओनली फॉर इंडिया, इवन फॉर द वर्ल्ड। जो हमें यहां से एक्सपोर्ट करना है तो मैं एमएसएमई को एक सक्षम बना रहा हूं, उनको फंडिंग कर रहा हूं, जिससे पैसे की वजह से उनका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। तो पहले मैंने एमएसएमई का होराइजन बढ़ा दिया, यानी पहले अगर आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में नहीं आते थे तो अब देख लीजिए, अब लिमिट के हिसाब से आप आ जाएंगे तो आपको ये लोन भी मिलेगा। और इस लोन से आपको फायदा क्या होगा? और लोन कई बार आपको कंसेशनल, बहुत लोअर रेट पे मिलेगा और आप इस लोन से अपने बिजनेस होराइजन को आगे बढ़ाएंगे। ये फायदा आपको एमएसएमई में मिलने वाला है। एक फायदा मैं और बता दूं फरीना, जो हमारी वर्किंग एंटरप्रेन्योर वुमेन होती हैं, जो नई इस फील्ड में आती हैं, उनके लिए भी 2 करोड़ के लोन की व्यवस्था की गई है। और 5 लाख ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जिनको एमएसएमई में फायदा मिलने वाला है। तो एमएसएमई जो मेरा बहुत बड़ा पिलर है, यहां पे आपको लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होती है, जैसे लेदर ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, टॉयज ले लीजिए, हमने एक मिशन बना दिया है कि इन इंडस्ट्री को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें ग्रोथ को लेके आएंगे, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, मेक फॉर वर्ल्ड को करेंगे, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करेंगे। और ये लेबर इंटेंसिव है, यानी आप स्मॉल, माइक्रो, कितनी सारी, आप कई जगह इंडिया में चले जाइए जहां पे माइक्रो बैठे हुए हैं, सिर्फ लेदर शूज का काम, आगरा नोन है, शूज का काम चल रहा है, पर उनके कई बार फंडिंग नहीं होती है। उनको फोकस किया गया है, एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है एमएसएमई में कि इन सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे सेक्टर भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने की कोशिश की है। तो एमएसएमई में जो दूसरा मेरा पिलर है ग्रोथ का, उसको भी पूरी तरह से फोकस किया गया है। बिल्कुल, तो काफ़ी फोकस किया गया है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और देखा जाए तो छोटी जो सनत हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा और बहुत बड़ी चीज़ एक बजट पे लेकर आई हैं वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण। क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात की गई है छोटी सनतों को, और पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डॉक्टर रवि, थोड़ा सा समझाइए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा और क्या कुछ फ़ायदा होगा इसका। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है उसी का सॉल्यूशन आपने बता ही दिया। एक तरीके से ये कहा जाए, आज जैसे अभी विमल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि किसान का एक एग्जांपल लेते हैं
कि जब उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनको अभी तक क्या होता था कि किसी जो है वो गांव के किसी एक ऐसे आदमी के पास जाना पड़ता था जिसके पास पैसा होता था, उससे लोन लेना पड़ता था, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता था, या फिर ये एक परंपरा थी कि जो वहाँ के सेठ लोग होते थे वो लोन देते थे। अब सरकार जो इस तरीके की स्कीम्स लेकर आ रही है, जो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड लेकर आ रही है, वो इस बेसिस पर है कि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट पे या फिर ये कहा जाए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं होती, जिसके बेसिस पर बैंक और एनबीएफसीज थोड़ी सी मनमानी करते हैं और उनको हायर इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर पैसे देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो पैसा लेना चाहता है वो पैसे का यूटिलाइजेशन के बजाय वो सिर्फ किस्तें भरने में चली जाती है। तो जो सरकार इस तरीके के जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, जिस पर लिमिट दे रही है, जिसको आप जो है वो ले सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, तो सरकार का ये एक ऐसा कदम है जो एक तबका है, जो तबके की कोई हेल्प नहीं कर रहा था या ज़रूरत पड़ने पर जो है वो उनके साथ उस तरीके के जो है वो डिसीजंस नहीं हो पाते थे, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और मैं फरीना जी बताऊँ, हो सकता है हम इस छोटे से प्रोग्राम में बजट की बहुत सी चीज़ों को डिस्कस ना कर पाएँ, लेकिन आप पूरा बजट अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक एलोकेशन, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो शायद क्लोज होने के प्रोग्राम के पहले मैं बोलूँगा कि ये मत समझिएगा कि पिछली बार अनाउंसमेंट ये करी थी, इस बार ये अनाउंसमेंट नहीं करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री जी ने उसको गायब कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा बजट का एलोकेशन, पूरी स्पीच को आप देखेंगे, पूरा डीकोड करेंगे, तो जो पिछले साल जो बजट में उन्होंने जो चीज़ें कंटिन्यू रखी थी, जो सब्सिडी दी थी, जिससे जैसे इस बार उन्होंने मत्स्य पालन की बात नहीं की, तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने मत्स्य पालन को एलोकेशन नहीं दी, वो दी है। तो मछली पालन को लेकर के लेके, या तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बहुत से कन्फ्यूज़न भी हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा पूरा जब डिकोड करने की कोशिश करी, जब पढ़ा पूरा, तो समझ में आया कि डिफेंस पे सेगमेंट पे इस बार बात नहीं की गई, लेकिन डिफेंस को एलोकेशन 9% बढ़ाया गया है, रेलवे को एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ें आपको, जो हम लोग प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इस पर आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, अब क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट की बात है वो आपके लिए एक सौगात है। बिल्कुल, क्योंकि बात क्रेडिट कार्ड की हो रही है, क्योंकि बात लोन गारंटी की हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड की हो रही है। विमल जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि क्रेडिट कार्ड, लोन गारंटी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी लोन आप ले रहे हैं और जिस पर्पज के लिए ले रहे हैं, उसके लिए आप उसे इंकर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नियत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल नियत साफ होनी चाहिए। और हम चाहते हैं, हम आपको लोन देना चाहते हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है मैं आपको लोन देना चाहता हूं, मैं आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहता हूं, किसान को देना, पर्पज क्लियर है हम किस लिए देना चाहते हैं। तो अगर हम उन लोगों को दें जिनकी जरूरत है तो हमारा पर्पज फुलफिल होगा फरीना, और यही पर्पज है जिसकी वजह से लोन दिया जाता है या क्रेडिट कार्ड या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो भी दिया जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, वो सारी अनाउंसमेंट हमारे उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए है। तो रवि जी जैसा कह रहे थे कि भाई एलोकेशन की बात हो रही है, अगर आप बाकी बजट को देखेंगे और बजट के सारे पैरामीटर को जज करने की कोशिश करेंगे, हमने रूरल डेवलपमेंट तो कहीं टच ही नहीं किया। हम सब अर्बन की बात करते हैं, कई बार हमें लगता है हमारा गांव हमसे छूट गया। आपको मालूम है रूरल डेवलपमेंट पे 2.66 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन है, डिफेंस के ऊपर 4.66 लाख करोड़ का एलोकेशन है, एग्रीकल्चर पे 1.71 लाख करोड़ का एलोकेशन है, और सबसे बड़ा कैपिटल आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां रोड बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे बनेगी, वहां पे 11.21 लाख करोड़ रुपीज, विच इज 3.1% ऑफ आवर जीडीपी का आपका एलोकेशन है। तो जब बजट को हम डीकोड करेंगे तो ये छोटे छोटे जो आपने एलोकेशन देखे, जो हम सभी आम जैसे फार्मर है वो चाहता है मुझे मेरी बात बता दो, जो मान लीजिए एमएसएमई है वो चाहता है मेरी बात मुझे बता दो, जो रूरल में बैठे हैं वो चाहते हैं मेरी रोड कब बनेगी, उसका पैसा कहां से आएगा, रूरल डेवलपमेंट से आएगा। अगर मैं एग्री डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूं, तो उससे एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, उसकी फंडिंग भी मैं दे रहा हूं, बना भी मैं रहा हूं, और मैं चाहता हूं आए हम सब एक साथ भागीदारी निभाएं, तभी तो इन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। बिल्कुल
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास भी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बजट में नजर आ रही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी क्योंकि लोन की बात हो रही है, तो स्टार्टअप जो लोन है, जो स्टार्टअप्स के लिए जो लोन है, उसको 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। डॉक्टर रवि, थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या कुछ है और कैसे स्टार्टअप्स को इससे फायदा होगा। देखिए फरीना जी, अगर आज आप इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ यही एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टअप को कोई भी लोन पहले प्रोवाइड करना नहीं चाहता था, क्योंकि स्टार्टअप डिपेंडेंट होते थे आपके एंजल इन्वेस्टर पर या फिर आप बाहर के इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो ये कदम उठाया, जिसको कि 20 करोड़ रुपए अब स्टार्टअप लोन की बात की गई है, यानी कि अब आप अगर अपना कोई स्टार्टअप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो उसको लेकर के जो इस समय जो अभी खास तौर से नियम है वो भी काफ़ी ईज किए गए हैं। और नियम ईज कर देना ही सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता, सबसे बड़ा ये होता है कि आपको जब फंडिंग की ज़रूरत होती है तो पता चल रहा है कि बहुत से स्टार्टअप इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फंडिंग नहीं मिलती। 10 करोड़ से 20 करोड़ लिमिट करने से यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक, पहला कि स्टार्टअप को यहाँ पर बूस्ट मिलेगा, दूसरा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तीसरा जो हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, जिसपे कि ये सबसे बड़ा एक फैक्टर था कि हम अब डोमेस्टिक लेवल पर, आज आप देखिए लोग जो है वो धीरे धीरे जॉब के बजाय बिजनेस की तरफ फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी, नई आइडियाज़ के साथ यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनको जो दिक्कत होती है वो होती है सिर्फ फंडिंग की। तो यहाँ पर सरकार ने स्टार्टअप लोन के लिए दो चीज़ें करी है, एक बैंक के थ्रू है, दूसरा NBFC के थ्रू है, तीसरा यहाँ पर स्टार्टअप लोन के लिमिट बढ़ा देने से एक जो स्टार्टअप है उसको सीधा सीधा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल फरीना, एक बिल्कुल चूंकि स्टार्टअप पे आपने कहा इसलिए मैं बता दूं, एक इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिल रही है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप का सनसेट क्लॉज जो आपका 2025 में खत्म हो रहा था, अगर आप स्टार्टअप है तो इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलती थी, जिसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड कर दिया 31 मार्च 2030, यानी आने वाले 5 सालों में भी अगर आपने स्टार्टअप सेटअप किया तो लोन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इनकम टैक्स की बेनिफिट भी जो पहले मिलती थी वो भी आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब बजट को डिकोड करने की बात आती है, क्योंकि अपने आप में एक तारीखी बजट है, निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार इस बजट को पेश किया है, तो वक्त जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। हम प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा आपको ये सेशन, हमारी आपको ये किस्त कैसी लगी, ये आप इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।